हेलो गाइज, मैं काल शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जाना था। आज हम लोग देखने वाले हैं पाषाण काल को। पाषाण काल को समाप्त करने के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल में प्रवेश करने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी प्रैक्टिस सेट मैं करवाती हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, चाहे कौटिल्य जीएस का, उसमें अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बेशक कर सकते हैं। कहीं भी आप लोग को मिस्टेक लगता है या फिर डाउट लगता है तो मैं आपके कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल को देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा काल है? तो यह है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है यह है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटने का काम किसने किया है? तो आप लोग को पता ही होगा। लिखावट के अनुसार से पाषाण काल को किसने बांटा था, और पाषाण काल को किसने बांटा था लिखावट के अनुसार से, और फिर पत्थर के अनुसार से किसने बांटा था उसे हम लोग जानेंगे। तो लिखावट के अनुसार से बांटा था जॉन ब्रूस ने लिखावट के अनुसार से पाषाण काल को बांटा है। वही पत्थर के द्वारा, पाषाण के द्वारा विभाजन किसने किया है? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। हमने क्या बताया? पत्थर के अनुसार से विभाजन किसने किया है? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। और लिखावट के अनुसार से पाषाण काल को वर्गीकरण 3 भागों में किसने किया है? तो जॉन ब्रूस ने। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के कालों को देखते हैं। पूरा पाषाण काल जो है यह 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 BC तक कहलाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व का जो काल कहलाता है यह पूरा पाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट है 12,000 मध्य पाषाण काल। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व का जो कालखंड है यह क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल कहलाता है। हालांकि अगर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स उठा करके देखेंगे तो उसमें दिया गया है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व का काल। लेकिन खान सर का अगर आप लोग नोट की बात की जाए तो खान सर के नोट्स में दिया गया है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 BC का जो काल है यह मध्य पाषाण कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? तो नव पाषाण काल कहलाता है। एक बार फिर से जानते हैं। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12 लाख ईसा पूर्व का जो काल कहलाता है यह पूरा पाषाण काल कहलाता है। 12 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व का काल मध्य पाषाण कहलाता है। 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? तो नव पाषाण कहलाता है। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जानते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण के साक्ष्यों के बारे में। आखिर यहाँ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैं बात करती हूँ पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी के बारे में जानते ही होंगे। सिंधु नदी की यह सहायक नदी है सोहन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बेलन नदी घाटी कहाँ है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। वही नर्मदा नदी घाटी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। यही तीनों जगह से पूरा पाषाण काल प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो सोहन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से। सोहन नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है और बेलन नदी घाटी यूपी में है और नर्मदा नदी घाटी यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। 12,000 से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व का जो काल है यह मध्य पाषाण कहलाता है। इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसे सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति से कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। क्यों कहते हैं माइक्रोलिथ? क्योंकि इस समय के जो काल के जो औजार थे वह छोटे होते थे, जिस कारण से इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या प्राप्त हुए? महदहा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से प्राप्त हुए हैं, बागौर से प्राप्त हुए हैं और डिडवाना से। महदहा, दमदमा, बागौर और डिडवाना से। महदहा, दमदमा, बागौर और डिडवाना से क्या प्राप्त हुए? तो मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर। महदहा और दमदमा कहाँ है? तो महदहा और दमदमा जो है यह यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। वही बात की जाए
बागौर और डिडवाना की, तो बागौर और डिडवाना जो है यह राजस्थान में है। बागौर और डिडवाना कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। महदाहा और दमदमा यूपी, बागौर और डिडवाना कहाँ है, राजस्थान। यहाँ से क्या प्राप्त हुए, तो मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो नवपाषाण काल को कहा जाता है कृषि उपकरण संस्कृति। कृषि उपकरण संस्कृति क्यों कहा जाता है, पता ही होगा, नवपाषाण काल में ही कृषि करना प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे कृषि उपकरण संस्कृति कहा जाता है। उसके बाद इसे मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। मृदभांड के मतलब जानते ही होंगे, मिट्टी के द्वारा ही बर्तनों का निर्माण क्या कहलाता है, तो मृदभांड कहलाता है। नेक्स्ट है मृदभांड का जो निर्माण हुआ था यह नवपाषाण काल में ही हुआ था, इसलिए इसे मृदभांड पाषाण संस्कृति कहते हैं, मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिश उपकरण संस्कृति। पॉलिश उपकरण संस्कृति नवपाषाण काल को ही कहा जाता है। क्लियर हो गया है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूंगी, एक बार इसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं चिरान से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैप में ही, मैप में वो जगह कहाँ पे स्थित है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चिरान कहाँ है, तो यह सिवान में है, और सिवान का है, नाम सुने होंगे, बिहार के लोग तो जानते ही होंगे, सिवान एक जिला है बिहार का। तो चिरान और चेचर जो है यह बिहार का स्थान है, वहीं से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पता ही होगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और सुरथर और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है क्या, तो मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से ही पहली बार कृषि का साक्ष्य हम लोग को मिलता है। कृषि में सबसे पहले क्या उपजाया गया था, तो पता ही होगा, सबसे पहले जौ की खेती की गई थी, गेहूं की खेती की गई थी। नेक्स्ट है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है, तो यह है कहाँ, भारत में है, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ से गर्द आवास प्राप्त हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है गुफर कराल। बुर्जहोम और गुफर कराल कहाँ है, तो यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो यह बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। चिरान चेचर जो है यह बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके विशेषता को जानेंगे। अभी हमने क्या क्या देखा, साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो स्थल को हमने देखा। उसके बाद पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की विशेषता को जानेंगे, आखिर यहाँ से किस चीज का विकास हुआ है। अगर बात की जाए पूरा पाषाण काल का, तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में ही पत्थर को टकरा करके, आपने कई बार सुना होगा, पत्थरों को टकरा करके उन लोगों ने आग की आविष्कार की थी। और उस समय जो मनुष्य थे या क्या थे, तो आखेटक थे। क्या थे, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, खाने पीने की खोज किया करते थे, या क्या थे, शिकार किया करते थे। नेक्स्ट है मानव काल की अवधि जो है यह सबसे अधिक है पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल की जो अवधि है, मानव काल की अवधि, यह बहुत ही ज्यादा है। देख सकते हैं 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व का काल जो है यह पूरा पाषाण काल का है। यही क्या कहलाता है, तो मानव काल की अवधि जो है यह सर्वाधिक है, कहलाता नहीं है, सॉरी, मानव काल की अवधि जो है सर्वाधिक है पूरा पाषाण काल की। मानव की जो पालना किसे कहा जाता है, मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ का जो हथियार जो था पूरा पाषाण काल का, तो वो जो हथियार होते थे वो बड़े होते थे, पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, और वो जो औजार होते थे वो काफी बड़े होते थे। नेक्स्ट है इसके विशेषता जान गए, क्या क्या, आग का खोज पूरा पाषाण काल में, मनुष्य आखेटक रूप में होते थे। नेक्स्ट है मानव काल की अवधि सर्वाधिक है, हथियार क्या होता था, बड़ा होता था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे देख लेते हैं पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 काल में बांटा गया है। कौन कौन सा है, तो एक है निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया भी था, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का अगर प्रैक्टिस सेट आपने लगाया होगा तो वहाँ आपको एक क्वेश्चन मिला था, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन से यहाँ पे मैं बता देती हूँ। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल को सल्क, गंडास, खंडक, उपकरण, संस्कृति कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे, निम्न पूरा पाषाण काल को सल्क, गंडास, खंडक, उपकरण, संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो इसे फलक, उपकरण, संस्कृति कहते हैं। फलक, उपकरण, संस्कृति किसे कहते हैं, तो फलक, उपकरण, संस्कृति कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक, उपकरण, संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल को कहा जाता है अस्थि, खुरचनी, तछनी, अस्थि, खुरचनी, तछनी, उपकरण, संस्कृति।
अस्थि खुरसनी तशनी उपकरण संस्कृति किसे कहते हैं? तो ऊंच पूरा पाषाण काल को कहते हैं। अस्थि खुरसनी तशनी ये सब क्या है? तो ये सब उस समय के औजार हैं। वही औजार के ही नाम पे ये सब का उसको उसके कालों में बांट दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? सल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति निम्न पुरापाषाण को कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को फलक उपकरण संस्कृति कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को अस्थि खुरसनी तशनी उपकरण संस्कृति कहते हैं। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लास्ट में एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य पाषाण काल की विशेषता को जानते हैं। मध्य पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइक्रोलिथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय के जो औजार होते थे वह छोटे होते थे। इसे हम लोग सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे पशुपालन आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? तो यह मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहले पशुपालन किसे किया गया था? तो पहली बार कुत्तों को पालन किया गया था। कुत्ता को ही क्या बनाया गया था? पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट है हथियार क्या होता था? छोटा होता था। मध्य पाषाण काल में हथियार छोटा, वही हमने बात किया। पुरापाषाण काल में तो हथियार बड़ा था, वही मध्य पाषाण काल में हथियार क्या हो गया था? छोटा हो गया था। नेक्स्ट है इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पे मैंने एक नोट देख लिखा है। पशुपालन का जो पहला साक्ष्य मिला है, पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह आदमगढ़ से मिला। आदमगढ़ कहाँ है? तो एमपी में है। एमपी में ही आदमगढ़ है और वहीं से क्या प्राप्त हुआ है? तो वहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बागौर या फिर कहीं दाबोर भी दिया रहता है। बागौर और दाबोर से जो कहाँ है? राजस्थान में, वहां से भी पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो आदमगढ़ यूपी से, सॉरी आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। सॉरी आदमगढ़ कहाँ है? तो एमपी में है। और बागौर और दाबोर कहाँ है? राजस्थान में। वहीं से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीन मानव कंकाल एक साथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं दमदमा से। मध्य पाषाण काल के 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं एक साथ दमदमा से। नेक्स्ट है दमदमा कहाँ है? हमने बताया था कि दमदमा जो है यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट है मानव शरीर अस्थि पंजर का पहला प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है? मानव शरीर अस्थि पंजर का पहला जो प्रमाण प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ प्रतापगढ़, सरायनहर और महदहा से। प्रतापगढ़, सरायनहर और महदहा से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव शरीर का अस्थि पंजर। और ये कहाँ है? तो यह यूपी में है। यह भी कहाँ है? यह प्रताप सरायनहर महदहा में प्राप्त हुआ है। यह यूपी में है। नेक्स्ट है अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम जानते ही होंगे, जो 16वां संस्कार है, अंतिम संस्कार। उसके बाद जो अंत्येष्टि कार्यक्रम किया जाता है, तो वो जो प्रारंभ हुई थी वह मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ हुई थी। क्या प्रारंभ हुई थी? तो अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। अब हम लोग नवपाषाण काल को जानेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कृषि जो प्रारंभ हुई थी, यह कब प्रारंभ हुई थी? तो यह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कृषि कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व में। 7000 ईसा पूर्व में कृषि प्रारंभ हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी? तो मेहरगढ़। कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान, सुलेमान और किरथक पहाड़ी के बीच में स्थित है। और अगर नवीनतम की बात की जाए, तो नवीनतम के अनुसार अगर देखा जाए तो लहुरा देव में ही क्या हुआ था? कृषि प्रारंभ हुआ था। लहुरा देव कहाँ है? तो यूपी में है। लहुरा देव कहाँ है? तो यूपी में है। यहीं से क्या प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये नवीनतम के अनुसार है। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ ना रहे तो आप लोग लहुरा देव को टिक कर सकते हैं। लहुरा देव कहाँ है? तो यूपी में है। चलिए पहिया का खोज किया गया था। कब खोज किया गया था? तो नवपाषाण काल में ही। अस्थायी निवास लोग करना स्टार्ट कर दिए थे नवपाषाण काल में ही। चलिए इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अब हम लोग मैप की ओर चलते हैं। मैप के अनुसार भी कुछ जान लेते हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूंगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैप में देखते हैं बुर्ज होम से गर्द आवास प्राप्त हुआ है। और बुर्ज होम में ही मानव के साथ साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। कुत्तों को दफनाया साथ में कहा जाता था? तो दफनाया जाता था बुर्ज होम में ही। और गर्द आवास प्राप्त हुए। गर्द आवास किसे कहते हैं? तो भूमि के नीचे एक गुफा टाइप का बना करके रहने का जो क्रिया था वो उसे क्या कहते थे? तो गर्द आवास कहते थे। उसे क्या कहते थे? गर्द आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफर कलाल कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। गुफर कलाल और बुर्ज होम यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूपी। यूपी की अगर बात की जाए तो कोल्डिहवा का नाम सुने होंगे आपने। कोल्डिहवा से ही चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह कहाँ है? तो यूपी में है। नेक्स्ट है महदहा। महदहा भी कहाँ है? तो यूपी में है। और महदहा से हड्डी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड्डी का औजार प्राप्त हुआ है। और हड्डी के ही क्या प्राप्त हुए? तो आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड्डी का आभूषण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है महदहा से। और हड्डी के औजार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कोल्डिहवा से हमने बताया कि चावल के साक्ष्य मिले।
चावल का साँच मिले हैं। अब आप चलते हैं अपने बिहार की ओर। बिहार में अगर हम चलते हैं चिरान, चिरान कहाँ है तो सिवान जिले में है। और चिरान से क्या प्राप्त हुए हैं तो हिरन का सिंह प्राप्त हुआ है, हिरन का सिंह प्राप्त हुआ है चिरान से। और क्या प्राप्त हुआ है तो हड्डी का औजार प्राप्त हुआ है, हड्डी का औजार प्राप्त हुआ है। अब हम आते हैं एमपी की ओर। एमपी के रायसेन जिले में, एमपी के रायसेन जिले में भीमबेटका नाम एक गुफा मिला है, भीमबेटका एक गुफा मिला है। और गुफा पे क्या है बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं उसमें चित्र बनाए गए हैं। यह कहाँ है भीमबेटका तो यह एमपी में है, रायसेन जिले में है। नेक्स्ट है नबदा टोली। नबदा जो टोली है यह कहाँ है नबदा टोली, यह एमपी में है। और इसकी खोज किसने की तो एच.जी. संकलिया ने, एच.जी. संकलिया ने नबदा टोली की खोज की थी। और नबदा टोली से क्या प्राप्त हुआ है तो तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है, तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। अगर नवपाषाण काल समाप्त जब हो जाता है तो ताम्रपाषाण काल होता है, जिसको क्या कहते हैं चिल्कोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे चिल्कोलिथ कहते हैं। और तांबे का ढेर सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है तो नबदा टोली संकलिया ने इनका खोज किया था। उत्खनन किसने किया था संकलिया ने, नबदा टोली से प्राप्त हुआ है तांबे का ढेर। क्लियर हो गया। धातु में सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया गया था। चलिए यहाँ पे कुछ और नोट्स दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहते हैं, भारतीय पुरातत्विक जनक कहते हैं कनिंघम को। किसे कहते हैं कनिंघम को। कहाँ के थे तो ब्रिटेन के थे, नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट है विश्व के पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है तो यह है कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है तो विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन कहाँ है तो डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ है भोपाल में है। नेक्स्ट है तीनों का साज। अगर बात की जाए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है तो तीनों काल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ यह कहाँ से प्राप्त हुआ तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है शंख का ढेर। शंख का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है तो पिकली हल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से पिकली हल से शंख का ढेर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है अतिरम पक्कम से, अतिरम पक्कम से। कुल्हाड़ी अतिरम पक्कम से। और कुल्हाड़ी जो प्राप्त हुआ है यह तांबे का था। किसका था तांबा का। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है तो अतिरम पक्कम से। और अतिरम पक्कम कहाँ है तो तमिलनाडु में है। अतिरम पक्कम कहाँ है यह तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट है राख का टीला। राख का टीला, राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है तो संगन कल्लू से। चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल के 3 स्थल जो है यह कर्नाटक में है, उसे भी देख लेते हैं। अभी हमने बात किया शंख का ढेर पिकली हल में है। और पिकली हल कहाँ है तो यह कर्नाटक में है। पिकली हल कहाँ है तो कर्नाटक में है। संगम कल्लू कहाँ है जहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है यह कर्नाटक में है। और बेलारी कहाँ है, यह 3 स्थल जो है नवपाषाण काल के स्थल है, यह कर्नाटक के है। चलिए एक क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं फास्ट तरह से आप लोग को रिविजन करवा देती हूँ। चलिए हमने क्या बताया था पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका काल क्या क्या है तो 25 लाख से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व का जो काल है यह पुरापाषाण काल कहलाता है। 12,000 से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व का जो काल है यह मध्यपाषाण कहलाता है। 5,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व का काल नवपाषाण कहलाता है। क्लियर। नवपाषाण काल को कृषि उपकरण संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं तो कृषि उपकरण संस्कृति कहते हैं, मृदभांड संस्कृति कहते हैं और पॉलिश उपकरण संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए उसे हम लोग देखेंगे। पुरापाषाण काल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी घाटी कहाँ है तो यह है सोहन नदी घाटी जो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी कहाँ है तो यह यूपी में है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी घाटी और यह कहाँ है तो एमपी में है। और ये 3 जगह से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की बात की जाए तो महदाहा और दमदमा से मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदाहा और दमदमा कहाँ है तो यूपी में है। नेक्स्ट है बागौर और डिडवाना। बागौर और डिडवाना जो है मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह जो है राजस्थान में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट है नवपाषाण काल के साक्ष्य। तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए यह चिरान से प्राप्त हुए हैं। चिरान कहाँ है तो सिवान जिले में है, बिहार में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं तभी हमने बताया था हिरन के सिंह प्राप्त हुआ था, हिरन के सिंह प्राप्त हुआ था और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़, सुलेमान और पृथक पहाड़ी के बीच में बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। यहीं से सबसे पहले चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है
कृषि के साथ प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा से चावल का साथ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में यह स्थित है और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तो गर्तावास प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गुफरकराल, यह भी कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं। तो पुरापाषाण काल की विशेषता, आग की खोज, मनुष्य क्या थे आखेटक थे, मानव कंकाल की अवधि है जो सर्वाधिक थी पुरापाषाण काल की, और पुरापाषाण काल के जो हथियार थे यह बड़े थे। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल। तो पशुपालन आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। सबसे पहले पशुपालन के रूप में प्रयोग किया गया था कुत्ता को, और इस काल के जो हथियार थे यह छोटे होने लगे थे, और इसी कारण से इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट है पशुपालन का पहला शास्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है, एमपी से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ कहाँ है तो एमपी में है, और वहीं से क्या प्राप्त हुआ है तो पशुपालन का शास्त्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बागौर और दाबौर। बागौर और दाबौर से भी पशुपालन के शास्त्र प्राप्त हुए हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है 3 मानव कंकाल एक साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं दमदमा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दमदमा से प्राप्त हुए, और दमदमा कहाँ है तो यूपी में है। नेक्स्ट है मानव शरीर अस्थि पंजर का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है तो प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ सरायनहर महदाहा यूपी में है। क्लियर। नेक्स्ट है अंत्येष्टि कार्यक्रम जो प्रारंभ की गई थी यह मध्यपाषाण काल में ही प्रारंभ की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ कर दी गई थी, कृषि प्रारंभ हुई थी, और सबसे पहले कृषि का जो शास्त्र प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवीनतम के अनुसार अगर ध्यान रखेंगे तो लहुरा देव से यूपी में जो स्थित है वहां से कृषि प्रारंभ का शास्त्र मिला है। नेक्स्ट है पहिया का खोज नवपाषाण काल में ही किया गया था। अस्थायी निवास प्रारंभ हो गया था। कृषि को तो हमने बता ही दिया। मृदभांड बनना स्टार्ट हो गया था। मृदभांड भी हमने बताया मिट्टी के बर्तन का जो बनता था, मिट्टी के बर्तन का जो उपकरण बनते थे उसे मृदभांड कहते थे, इसलिए इसे मृदभांड संस्कृति, और फिर पॉलिश क्या हुआ रहता था ये सब प्रारंभ हो गया था नवपाषाण काल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताए थे हमने कि पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा काल है तो निम्न पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है और उच्च पुरापाषाण है। निम्न पुरापाषाण काल को कहते हैं सल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति। सल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल को कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को फलक उपकरण संस्कृति कहते हैं। वही उच्च पुरापाषाण काल को अस्थि खुरचनी टचनी उपकरण संस्कृति कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं भी है। नेक्स्ट हमने बताया था कुछ नोट्स। अभी हमने बताया था कि पत्थर के रूप में पत्थर के द्वारा ही विभाजन किसने किया था। पत्थर के द्वारा 3 भागों में विभाजन किया था क्रिश्चियन थॉमसन ने, और लिखावट के अनुसार से इतिहास को 3 भागों में बांटा था जॉन ब्रूस ने। और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है तो कनिंघम है, कहाँ के हैं तो ब्रिटेन के हैं। और विश्व के पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है तो कोपेनहेगन में है जो कि डेनमार्क में है। नेक्स्ट है तीनों का शास्त्र पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों का शास्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। शंख का ढेर प्राप्त हुआ है पिकलीहल से। पिकलीहल कहाँ है तो कर्नाटक में है। कुल्हाड़ी का शास्त्र प्राप्त हुआ है अतिरम पक्कम में जो कि तांबे का था, और कहाँ है तमिलनाडु में है। राख का टीला जो है यह संगनकलू में है। कर्नाटक में जो 3 स्थल है इसे ध्यान रखेंगे। यह नवपाषाण काल का जो स्थल है, एक है पिकलीहल और एक है संगनकलू और एक है बेलारी। अभी हमने बताया था कि एमपी में जो स्थित है भीमबेटका यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तो यहाँ से गुफा प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या बने हुए चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है नवदा टोली। नवदा टोली भी कहाँ है तो एमपी में है, जिसकी खोज संकलिया ने की है, और संकलिया ने इसकी खोज की है। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। अब हम लोग चलते हैं बिहार की ओर। मैप में हम लोग देख रहे हैं तो बिहार में चिरान से हिरन का सिंह प्राप्त हुआ है, हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। और यूपी में अगर चलते हैं तो यूपी में कोल्डिवा से चावल का शास्त्र प्राप्त हुआ था। यूपी के एक महदहा है जहाँ से हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए, हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में गुफरकराल है, बुर्जहोम है, बुर्जहोम में गर्त आवास, और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की खोज हुई है, कुत्ते दफनाए जाते थे उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच में है। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आप लोग वो भी बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर से बताइएगा। एक लाइक दीजिएगा, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।